मान लीजिए कि कोई इंसान पिछले 6 महीने से हर दिन सुबह 5 बजे उठ रहा है। मतलब उसने अपनी डाइट से सारी अनहेल्दी चीजें एकदम बाहर निकाल दी हैं। वो हर दिन जिम जा रहा है, उसके सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन फिजिकल शेप में है। बिल्कुल एक आइडियल रूटीन। हाँ, और आसपास के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। कॉलेज हो या ऑफिस, हर कोई उसे एक आदर्श के रूप में देख रहा है। लेकिन फिर भी अंदर कुछ और ही चल रहा है। एग्जैक्टली। जब वो रात को सोने जाता है तो अंदर से उसे एक अजीब सी बेचैनी होती है। मतलब जैसे जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। बाहर से सब कुछ परफेक्ट, लेकिन अंदर से बहुत ही गहरा खालीपन। ये एक बहुत ही डराने वाला कॉन्ट्रास्ट है ना? और आज हमारे पास जो स्रोत है वो कबीर नाम के एक युवक की ऐसी ही हैरान करने वाली और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही जटिल कहानी है। आज की इस गहरी चर्चा में हमारा मिशन इसी ग्राइंड कल्चर की असलियत को समझना है। और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के रूटीन बदलने की कहानी नहीं है। हमारे पास जो स्रोत है वो इस लगातार भागते रहने की मानसिकता का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करता है। इस कल्चर ने आज की पीढ़ी को पूरी तरह से जकड़ लिया है। ये तो है। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सफलता के ये बाहरी पैमाने सच में इंसान के आंतरिक सुकून की या खुशी की गारंटी ले सकते हैं? मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ। मेरी नजर में तो आज के समय में यही सफलता है। अच्छा। हाँ, मतलब मुझे तो लगता है कि इसमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। आज के दौर में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, फोन में हजारों नोटिफिकेशंस बज रहे हैं, ये तो है। वहाँ अगर कोई इंसान मशीन की तरफ फोकस नहीं बनेगा तो वो पीछे छूट जाएगा ना। इस मशीन बनने को स्रोत एक समस्या या एक विलन की तरह क्यों पेश कर रहा है? अनुशासित जीवन ही तो वो लक्ष्य है जिसे पाने के लिए हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है। देखिए, स्रोत अनुशासन को विलन नहीं मानता। तो फिर क्या समस्या है? वो असल में उस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को खोलकर सामने रखता है जो तब घटित होती है जब इंसान अनुशासन को ही अपनी पूरी पहचान बना लेता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये कि कबीर की यात्रा के 5 महीने बीत चुके थे। हाँ, 5 महीने काफी होते हैं किसी भी आदत को पक्का करने के लिए। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरों पर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ आई हुई थी, जैसे ग्लो अप इनसेन या ब्रो बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, डिसिप्लिन मॉन्स्टर। अरे वाह, डिसिप्लिन मॉन्स्टर। हाँ, और ये सब बाहर से बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन स्रोत यहाँ इंसानी दिमाग की बहुत ही खास डोपामीन लूप की ओर इशारा करता है। खुशी के हार्मोन का एक चक्र। ठीक है, इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। ये डोपामीन लूप मतलब जो सोशल मीडिया वैलिडेशन या लोगों की तारीफों से मिलता है। सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक वीडियो गेम की तरह देखने से। वीडियो गेम की तरह? हाँ, जब कबीर जैसे युवा अपनी जिंदगी के हर एक पहलू को, चाहे वो हेल्थ हो, पढ़ाई हो या काम हो, उसे सिर्फ ट्रैक करने लगते हैं तो वे बाहरी प्रेरणा पर निर्भर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब हर चीज का एक स्कोर बन जाता है। एग्जैक्टली। हर सुबह उठना एक चेक बॉक्स बन जाता है, जिम जाना एक स्कोर बन जाता है। दिमाग को इस चेक बॉक्स को टिक करने से डोपामीन का एक छोटा सा शॉट मिलता है। लेकिन समस्या ये है कि डोपामीन लंबी अवधि की संतुष्टि नहीं देता। ये सिर्फ आपको अगला काम करने के लिए उकसाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कबीर ने एक वीडियो गेम की तरह अपने सारे स्टेट्स मैक्स आउट कर लिए थे। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है। उसका हेल्थ स्कोर फुल था, सोशल वैलिडेशन का स्कोर फुल था, लेकिन ये सब करते हुए वो एक लूप में फंस गया था। पर मुझे यहाँ एक बात समझनी है, अगर बाहरी सफलता मिल रही है तो फिर इस लूप में बुराई क्या है? कम से कम वो उन लोगों से तो बेहतर है ना, जो सारा दिन सिर्फ फोन पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं या कुछ नहीं करते। ये तुलना अक्सर की जाती है कि कुछ न करने से तो मशीन की तरह काम करना बेहतर है ना? लेकिन स्रोत बताता है कि जब हम सिर्फ बाहरी गोल्स के लिए काम करते हैं तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो आंतरिक अर्थ या गहरे जुड़ाव की तलाश करता है, वो भूखा रह जाता है। मतलब उसे कोई मीनिंग नहीं मिल रहा था। हाँ, इस ग्राइंड कल्चर में इंसान उस हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह बन जाता है जिसका इंजन फुल रेव कर रहा है, पूरी ताकत से दौड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पे किसी और का नियंत्रण है। और वो कोई और कौन है? वो कोई और समाज है जो बताता है कि सफलता कैसी दिखनी चाहिए।
कबीर की जिंदगी में से गहरी बातचीत, बिना मकसद के दोस्तों के साथ बैठना या सिर्फ शांति से समय बिताना, ये सब पूरी तरह से गायब हो गया था। यानी उसे अपने डिसिप्लिन पर गर्व तो था, लेकिन वो खुश नहीं था। और गर्व तो अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों की तुलना में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। यही वो अंतर है जिसे स्रोत बार बार रेखांकित करता है। मशीनें कभी खुश नहीं होती, वे सिर्फ काम करती हैं। सही बात है। जब आपके सारे एक्शंस सिर्फ एक चेकलिस्ट का हिस्सा बन जाते हैं, तो आप धीरे धीरे अपनी ही भावनाओं से कटने लगते हैं। लेकिन अगर सब कुछ इतना परफेक्ट चल रहा था और दिमाग को लगातार डोपामीन मिल भी रहा था, तो फिर उसे ये एहसास कैसे हुआ कि कुछ गलत है? जब बाहर का शोर शांत होता है तब। मतलब लोगों की तारीफें और वो डोपामीन हिट्स जब रुक जाते हैं। हाँ, तब असल में विड्रॉल शुरू होता है। जब आप अकेले होते हैं तो बाहरी वैलिडेशन का वो जो सप्लाई है वो कट जाता है। कोई देखने वाला नहीं होता। स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है जो इस मनोवैज्ञानिक स्थिति को बेहतरीन तरीके से दिखाती है। रात का समय था। कबीर जिम से लौट रहा था। ओके। सड़कें बिल्कुल खाली थीं और ठंडी हवा चल रही थी। उस सन्नाटे में जहां कोई उसे डिसिप्लिन मॉन्स्टर कहने वाला नहीं था, हाँ, उसे अचानक ये एहसास हुआ कि उसे याद ही नहीं कि वो आखिरी बार दिल से कब हंसा था। उफ, ये एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है। एक तरफ वो अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ उसे अपनी ही हंसी याद नहीं है। और जब वो घर आकर आईने के सामने खड़ा होता है तो स्रोत के मुताबिक वो अपनी मजबूत बॉडी, शार्प चेहरे और उन आंखों को देखता है जिनमें बहुत फोकस है। हाँ, एक परफेक्ट इमेज। वो बिल्कुल वैसा दिख रहा है जैसा वो बनना चाहता था, लेकिन अंदर अंदर सिर्फ सन्नाटा है। सही कहा। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने सालों की मेहनत से एक बहुत ही आलीशान और महंगा महल तो बना लिया, लेकिन अंदर रहने वाला कोई है ही नहीं। घर बिल्कुल सूना है। ये उदाहरण स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से समझाता है। बैकग्राउंड में सब कुछ पूरी एफिशिएंसी से चल रहा है। हाँ। तब और ज्यादा ट्रिगर होता है जब कबीर अपने फोन की गैलरी में पुरानी तस्वीरें देखता है। ओहो, पुरानी तस्वीरें हमेशा कुछ न कुछ ट्रिगर करती हैं। बिल्कुल। स्रोत बताता है कि उन तस्वीरों में कबीर के पास न तो ये शानदार मसल्स थी, न ही महंगे कपड़े, लेकिन उसकी मुस्कान असली थी। मतलब वो खुश था। हाँ, वो मुस्कान किसी रूटीन को पूरा करने का इनाम नहीं थी, वो स्वाभाविक थी। यहीं पे कबीर खुद से वो सवाल पूछता है जो बहुत गहरा है, मैं सक्सेसफुल बनने के चक्कर में जीना तो नहीं भूल गया? ये सवाल सुन के मुझे लगता है कि ग्राइंड कल्चर असल में हमसे हमारी इंसानियत की कीमत वसूलता है। लेकिन यहाँ मुझे स्रोत के तर्क पर थोड़ा संदेह हो रहा है। कैसा संदेह? क्या स्रोत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो जो पुरानी जिंदगी थी, जहां वो अनफिट था और उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, वो इस अनुशासित जिंदगी से बेहतर थी? नहीं, स्रोत उस पुरानी जिंदगी को आदर्श बिल्कुल नहीं बता रहा है। अच्छा। यहाँ बात दो चरम सीमाओं की यानी एक्सट्रीम्स की हो रही है। पहली सीमा वो थी जहाँ कोई नियंत्रण नहीं था, मतलब पुरानी जिंदगी। हाँ, और दूसरी सीमा वो है जहाँ सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण है। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहते हैं। आइडेंटिटी फोरक्लोजर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति बिना खुद को एक्सप्लोर किए, बिना अपने आंतरिक मूल्यों को समझे, किसी ऐसी पहचान को पूरी तरह से अपना लेता है जो समाज ने उसके लिए तय की है। ओहो, मतलब उसने बस एक सांचे में खुद को ढाल लिया। बिल्कुल। कबीर ने फिटनेस और प्रोडक्टिविटी की पहचान को बिना ये सोचे अपना लिया कि ये उसे अंदर से कैसा महसूस कराती है। तो अनुशासन यहाँ समस्या नहीं है? नहीं, समस्या ये है कि अनुशासन का उद्देश्य क्या है, ये कबीर को नहीं पता था। एकदम सही। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अनुशासन केवल कंट्रोल यानी नियंत्रण देता है। ये एक मैकेनिज्म है, एक वाहन की तरह। ये आपके एक्शंस को एक दिशा दे सकता है, आपको भटकने से रोक सकता है। लेकिन जीवन का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो अनुशासन से पैदा नहीं होता। मतलब आपके पास दुनिया की सबसे तेज गाड़ी हो सकती है, हाँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो वो गाड़ी आपको सिर्फ गोल गोल घुमाएगी और अंततः आप थक जाएंगे। कबीर के पास कंट्रोल तो आ गया था, लेकिन वो कंट्रोल किस लिए था? इसके आगे कोई गहरा अर्थ नहीं था। और ये बात उस दृश्य से और भी साफ हो जाती है जहां कबीर का फोकस जिम में टूटने लगता है। जब आपके दिमाग में क्यों का सवाल उठ जाता है ना, तो फिर मशीन की तरह काम करना असंभव हो जाता है। हाँ। ट्रेनर उससे पूछता है कि सब ठीक है, और कबीर आदतन हाँ कह देता है, लेकिन इस बार उसे अपना ही हाँ नकली लगता है। बिल्कुल। इसके बाद स्रोत में वो शहर की छत वाला, रूफटॉप वाला दृश्य आता है। रात का समय,
कबीर छत पर बैठा है और नीचे पूरी दुनिया भाग रही है। कारें दौड़ रही हैं, लाइट्स चमक रही हैं। हाँ, और उस ठहराव में वो खुद से ईमानदारी से पूछता है, अगर मैं इतना इम्प्रूव कर चुका हूं तो अंदर अभी भी खालीपन क्यों है? क्योंकि उसने सिर्फ बाहर का आर्किटेक्चर बदला था, अंदर का नहीं। उसने शारीरिक शक्ति बढ़ाई, आदतें सुधारी, लेकिन उसने अपनी मनोवैज्ञानिक जरूरतों जैसे कि शांति, कनेक्शन और जुड़ाव, इन सबको पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। ये तो है। स्रोत के अनुसार उसे अपनी माँ की एक बात याद आती है, सक्सेसफुल बनने के लिए खुद को खोना मत। ये वाक्य पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचता है। मुझे यहाँ फिर से एक उलझन है। बताइए। जब हम कहते हैं कि खुद को खोना मत, तो इसका व्यवहारिक मतलब क्या है? क्या 6 महीने तक खुद पर काम करना, अपनी कमियों को दूर करना, खुद को खोना है? नहीं। मतलब अगर हम अपने पुराने आलसी वर्जन को नहीं मारेंगे तो हम नया वर्जन कैसे बनाएंगे? देखिए, पुराने वर्जन को मारना और खुद की इंसानियत को मारना, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। ग्राइंड कल्चर ये सिखाता है कि हर वो चीज जो आपको आपके गोल की तरफ नहीं ले जा रही है, वो बेकार है। हाँ, ये तो आजकल हर कोई बोलता है। इसलिए इंसान सोना कम कर देता है, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, बिना वजह मुस्कुराना छोड़ देता है। ये खुद को खोना है। स्रोत ये स्पष्ट करता है कि अनुशासित होना और एक रोबोट बन जाना दो अलग बातें हैं। मैं समझ रही हूँ। समस्या तब पैदा होती है जब हम सफलता की एक बहुत ही संकीर्ण, डेटा ड्रिवन परिभाषा के लिए अपनी भावनाओं की बलि दे देते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत ही दिलचस्प है। जब कबीर को इस बीमारी का पता चल गया तो उसने क्या किया? क्या उसने जिम जाना छोड़ दिया? क्या उसने अपनी रूटीन तोड़ दी और बस लापरवाह होकर जीने लगा? यहीं पर स्रोत सबसे महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। कबीर ने अनुशासन नहीं छोड़ा। ओके। उसने पीछे कदम नहीं हटाया। इसके बजाय उसने अपने नर्वस सिस्टम को, अपने तंत्रिका तंत्र को बैलेंस करना शुरू किया। नर्वस सिस्टम को बैलेंस करना? हाँ, वैज्ञानिक रूप से समझें तो लगातार ग्राइंड करने से इंसान का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो फाइट या फ्लाइट के लिए होता है, एग्जैक्टली, जो लड़ो या भागो वाला रिस्पॉन्स देता है, वो हर वक्त एक्टिव रहता है। ये लगातार तनाव पैदा करता है। तो उसे शांत करने की जरूरत थी। हाँ, कबीर को अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी जो रेस्ट और डाइजेस्ट वाला हिस्सा है, आराम और जुड़ाव वाला, उसे जगाने की जरूरत थी। और इसके लिए उसने जो तरीके अपनाए वो बहुत ही साधारण लेकिन गहरे थे। स्रोत के अनुसार उसने खुद को स्लो होने की इजाजत दी, जो कि इस कल्चर में एक अपराध माना जाता है ना। हाँ, हर वक्त पॉडकास्ट सुनो, हर वक्त सीखते रहो। बिल्कुल। लेकिन कबीर ने सुबह उठकर बिना किसी म्यूजिक के शांति से सनराइज देखना शुरू किया। वो बिना फोन के वॉक पर जाने लगा, परिवार के साथ बैठकर बातें करने लगा, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी स्क्रीन को देखे शांति से खाना खाने लगा। ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आज की भाषा में लोग अनप्रोडक्टिव कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीजें थीं जो वो अपने दिमाग के लिए कर सकता था। वो कैसे? ये छोटे छोटे काम उसके दिमाग को डोपामीन के उस तेज और खोखले लूप से बाहर निकाल रहे थे और उसकी जगह सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स रिलीज करने में मदद कर रहे थे, जो हमें अच्छा और शांत महसूस कराते हैं। हाँ, ये वो रसायन है जो हमें वर्तमान में जीने, शांति महसूस करने और दूसरों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करने में मदद करते हैं। वो अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी वाइटैलिटी को, अपनी जीवंतता को बढ़ा रहा था। बिल्कुल। और इस जीवंतता का असर दूसरों को भी दिखने लगा था। स्रोत में वो शाम का वाकया बहुत ही टचिंग है। हाँ, वो पुराना दोस्त वाला। हाँ, जब उसका एक पुराना दोस्त उससे मिलता है, दोस्त उसे देखकर कहता है कि वो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। और जब कबीर कहता है कि वो पहले भी तो फिट ही लग रहा था, तब उसका दोस्त एक लाइन कहता है, नहीं, पहले तो स्ट्रांग लग रहा था, अब तो अलाइव लग रहा है। स्ट्रांग बनाम अलाइव। ये लाइन कबीर के दिल पर लगती है। इस पूरे स्रोत का केंद्र बिंदु यही है। मजबूती एक रक्षात्मक आवरण है। अनुशासन एक बहुत ही मजबूत आर्मर की तरह है जो आपको बाहरी दुनिया के मुश्किलों से बचाता है। लेकिन अगर आप उस आर्मर को, उस कवच को कभी उतारेंगे ही नहीं, तो वो कवच उसी इंसान का दम घोट देगा जो उसके अंदर है। बिल्कुल सटीक। अगर आप हमेशा तैयार रहेंगे, हमेशा बस भागते ही रहेंगे, तो आप सांस कब लेंगे? सही बात है। कबीर का दोस्त जो बदलाव देख रहा था वो उसके शरीर का नहीं था, बल्कि उसकी आंखों का बदलाव था। वो अब मशीन की तरह सिर्फ घूर नहीं रहा था, वो इंसान की तरह देख रहा था, महसूस कर रहा था। मतलब असली मानसिक विकास या ग्रोथ तब नहीं होती जब हम लगातार भविष्य के लक्ष्यों के पीछे भाग रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं। असली ग्रोथ
तब होती है जब हम उपलब्धियों की उस अंधी दौड़ से बाहर निकलकर उन पलों को महसूस करना शुरू करते हैं जो हमारे बिल्कुल सामने मौजूद हैं, प्रेजेंट में जीना। इस पूरी यात्रा के अंत में 6 महीने पूरे होने पर एक बहुत ही गहरा कंक्लूजन है। कबीर अपनी उसी नोटबुक को निकालता है जहां उसने 6 महीने पहले अपने ग्राइंड की शुरुआत में लिखा था, डिसअपीयर फॉर 6 months। गायब हो जाओ। हाँ, वो उस लाइन को काटता नहीं है बल्कि उसके आगे एक नई बात जोड़ता है। वो लिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ स्ट्रांग बनना नहीं होता। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब खुद को खोए बिना ग्रो करना होता है। ये कंक्लूजन हमें ये सिखाता है कि सफलता कोई बाइनरी चीज नहीं है कि या तो आप पूरी तरह मशीन बन जाएं या फिर पूरी तरह लापरवाह हो जाएं। हाँ, बीच का रास्ता भी है। संतुलन उस जगह पर है जहां आपका बाहरी अनुशासन आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करे, ना कि उसे खत्म कर दे। बिल्कुल। अंत में कबीर को लोग तो पहचान ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब वो खुद को भी पहचान पा रहा था। क्या बात है। सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं है जो मशीन की तरह बस काम कर सके। सबसे पावरफुल इंसान वो है जो अपने मन को अनुशासित भी कर सके और वर्तमान पल की सुंदरता को महसूस करने के लिए उस अनुशासन को थोड़ी देर के लिए रोक भी सके। एक कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा आईना है ना? बिल्कुल है। हम सब अपनी जिंदगी में, अपने करियर में या अपनी फिटनेस में किसी न किसी तरह का ग्लो अप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सारे स्टैट्स बेहतरीन हों। हम अपने आसपास एक ऐसा सिस्टम बना लेना चाहते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखे। लेकिन क्या हम उस परफेक्ट सिस्टम को बनाने के चक्कर में अपनी ही इंसानी फितरत को भूलते जा रहे हैं? स्रोत की ये पूरी जो मनोवैज्ञानिक विवेचना है वो इस बात का प्रमाण है कि इंसान की असली खुशी किसी चेकलिस्ट को पूरा करने में नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण तरीके से जीने में है। हाँ। अनुशासन से मिली शक्ति और वर्तमान में जीने से मिली शांति, इन दोनों का संगम ही असलियत में इंसान को अलाइव बनाता है। जाते जाते ये एक ऐसा सवाल है जो आज की इस तेज तरार दुनिया में हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती छोड़ जाता है। बिल्कुल। जिस समाज में हसल और ग्राइंड को ही सफलता का एकमात्र पैमाना मान लिया जाया गया है, जी। जहां हर पल कुछ न कुछ प्रोडक्टिव करने का दबाव रहता है, वहां क्या हम वाकई अपनी आंतरिक शांति को सफलता का हिस्सा मानने की हिम्मत जुटा सकते हैं? ये बहुत मुश्किल है लेकिन जरूरी है। या फिर हम सिर्फ बाहर से स्ट्रांग दिखने की इस अंधी होड़ में सच में जिंदा रहना भूल रहे हैं? इस विचार पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है।